चले जी, अब इस चीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन. एंड दिस रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट, विल डिस्कस अबाउट द things after the sampling and particularly the sampling in this lecture. Sampling is all about the small number of people from target population. ये चीज़ सबसे important है समझना कि sampling होती क्या है, यानी कि हमारी target population में small number of people. Let's suppose अगर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में डॉक्टर्स इन इंडिया के हवाले से, let's suppose 1,00,000 डॉक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, तो हम कितने डॉक्टर्स पे रिसर्च कर सकते हैं भाई? मैक्सिमम 1000 पे कर सकते हैं. सही है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जब बढ़ती जाएगी तो मेरा बजट्स ऊपर जाते रहेंगे, फंड्स ऊपर जाते रहेंगे, मुझे उन तमाम चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है. देखिए, फंड्स आपको रिसर्च के लिए अलॉट होते हैं, ठीक है, आपके सैम्पल साइज को देखते हुए कि आप कितनी बड़ी रिसर्च कर रहे हो. ठीक है, इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल कि आप कंप्लीट पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हो. ठीक है, अच्छा, अब सैम्पलिंग टेक्निक्स क्यों ज़रूरी होती हैं, इस बात को समझते हैं. देखिए, याद रखिएगा, मैं स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पर रिसर्च कर रहा हूँ. किस पे कर रहा हूँ बेटा? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे. अब जब मैं स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे रिसर्च कर रहा हूँ तो होगा क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है. जब मैं स्मॉल नंबर ऑफ रिसर्च पे रिसर्च कर रहा हूँ जब हम स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पर रिसर्च कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है? बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला फॉलो करना है. ठीक है, अब हमारे पास वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल सोसाइटी के हमारे टारगेट पॉपुलेशन की हर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए, हर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए. अगर वो हर सेगमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो सैंपल बायस हो जाएगा, सैंपल बायस हो जाएगा. लेट्स सपोज मैंने कहा पूरी सोसाइटी, मैंने पूरे कराची पे रिसर्च करना है, तो जब मैंने पूरे कराची पे रिसर्च करनी है तो कराची में डिफरेंट क्लासेस आती हैं, क्लासेस में डिफरेंट जेंडर्स आते हैं, क्लास में डिफरेंट एथनिसिटीज आती हैं. तो मेरा रिसर्च जो सैंपल होना चाहिए, इट शुड रिप्रेजेंट ऑल द सेगमेंट्स विद इन द सोसाइटी, ऑल द सेगमेंट्स विद इन द टारगेट पॉपुलेशन. सही है, अब मेरा जो सैंपल होना चाहिए वो हर तरह की एथनिसिटी पे रिप्रेजेंट करो. अब देखो, अब सिर्फ जरा सोचो, अगर मैंने कराची के पूरे पर रिसर्च करनी है तो कितना मुश्किल है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक्सट्रैक्ट आउट करना. Am I right? कराची में कितनी एथनिसिटीज होंगी, कितनी सोशल क्लासेस होंगी, कितने सोशल ग्रुप्स होंगे, कितने एम्प्लॉयर्स होंगे या एम्प्लॉयज होंगे. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड कितने लोग होंगे, अनएम्प्लॉयड कितने लोग होंगे. अब हर सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना अपने सैंपल साइज में बड़ा कोई मुश्किल काम है. ठीक है, इसी वजह से जो सबसे बड़ा जो एलिगेशन किसी भी रिसर्च पे लगता है ना, वो होता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का. किसका लगता है बेटा उसके ऊपर एलिगेशन? कि ये जो सैंपल है ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जिस सोसाइटी की, जिस टारगेट पॉपुलेशन की ये बात कर रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता, ये उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता. ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस. रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज ले लेते हैं कि भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि फॉलो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि लेट्स सपोज 1000 डॉक्टर्स हैं, तो ये हमारा पूरा सैंपल साइज है. अब उस सैंपल साइज में से 60% डॉक्टर्स, अगर कहा जाए कि ओवरऑल टारगेट पॉपुलेशन में 60% डॉक्टर्स जो हैं वो मेल हैं, तो हमें फॉलो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इन अवर सैम्पलिंग. अपनी सैम्पलिंग के अंदर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना पड़ेगा. यानी कि 1000 डॉक्टर्स पे हम रिसर्च करें तो 600 डॉक्टर्स जो होने चाहिए दे शुड बी मेल. यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक टारगेट पॉपुलेशन का है, जो कैरेक्टरिस्टिक टारगेट पॉपुलेशन का है, वही कैरेक्टरिस्टिक आपकी रिसर्च में फॉलो होना चाहिए. ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. ठीक है, लेट सपोज मैंने कहा कराची, तो कराची की सारी एथनिसिटीज डालो, कराची तो कराची के सारे जेंडर्स डालो, कराची तो कराची के सारे एज ग्रुप्स डालो. ठीक है, तो ये ही सारे, यानी कि सैम्पलिंग जो प्रोजेक्ट होता है, सैम्पलिंग एक बहुत लंबा काम होता है. ठीक है, यानी कि रिसर्च का आप समझ लो इट्स अ बैकबोन. अगर आपने बहुत सिंपल सी बात है. अब देखो, तुम लोग यूनिवर्सिटीज में क्या हरकत करते हो मैं बताता हूँ. तुम लोगों ने रिसर्च यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चनर्स फिलअप कराने होते हैं, कैफेटेरिया के बाहर बैठते हो, जो जा रहा होता है बोलता है फिल करके दे दो यार. ना उसका इंटरेस्ट तुम्हारी रिसर्च में, ना तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारी रिसर्च में. ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, और ना ही उसका ताल्लुक उस रिसर्च ग्रुप से, उस टारगेट पॉपुलेशन से. तो क्या हुआ, आंसर्स वेरी कर रहे होते हैं, कभी कभी फैब्रिकेटेड आंसर्स रिपोर्ट किए जाते हैं बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर, खुद से रिसर्च डेवलप कर ली जाती है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो जैसे ए लेवल मीडिया स्टडीज में बच्चे होते हैं, टारगेट क्वेश्चनर्स फिलअप कर रहे होते हैं, तो मेरा भर दो, मैं तुम्हारा भरूंगा. सही है, और दोनों अनशंड जो भी सामने समझ में आ रहा होता है वो, हाँ, वो बार बार खुद ही भरते हैं. तो बार बार खुद ही जाके उसी क्वेश्चनर को फिलअप करते हैं और खुद ही रिपोर्ट करके बोलते हैं हमारी रिसर्च बेहतरीन
हो गई, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस का फैक्टर बहुत जरूरी है कि वो जो लोग जो बात कर रहे हैं वो किस मार्केट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम, देखिए सैम्पल फ्रेम बड़ा जरूरी होता है, यानी कि आप रिप्रेजेंटेटिवनेस के लिए क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए सैंपल फ्रेम बनाना बहुत जरूरी होता है। ये क्या चीज होती है, एक्चुअली लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, उस लिस्ट में से आप लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हो सैंपल फ्रेम में से और अपना एक सैंपल साइज डिफाइन कर लेते हो सैंपल फ्रेम में से यानी कि लिस्ट डाउन किया सबको और उनको क्या कर दिया आपने, लिस्ट डाउन करने के बाद उनमें से लोग एक्सट्रैक्ट आउट किए और उनको आपने अपने सैंपल फ्रेम का हिस्सा, सैंपल साइज का हिस्सा बना दिया, ठीक है। लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के बड़े मसाइल होते हैं, कांटेक्ट इश्यूज बड़े ज्यादा होते हैं, लीगल हो सकते हैं, प्राइवेसी के मसले मसाइल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के मसाइल हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो आपको सैंपल फ्रेम सही से देंगे ही नहीं, वो अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स नहीं देंगे आपको, सही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपके लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन में मसला आता है। अब आते हैं आगे जो मेन चीज है आज के लेक्चर की। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपसे कि जनाब हमने सैम्पलिंग टेक्निक की बात करनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना कैसे। पहला तरीका देखिए, याद रखिएगा, द फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बीमार हुए बच्चे 100, रैंडम सैंपलिंग कर लिया। क्या किया, रैंडम सैंपलिंग, यानी कि आपने क्या कहा, रैंडमली उठा लो जितने उठाने उस सैंपल फ्रेम में से लो, सही है, लॉटरी की तरह। अब देखो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एलिमेंट मौजूद होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये होता है एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है। क्या है मेरा बेटा, प्रोबेबिलिटी कि भाई कोई भी बंदा उस लिस्ट के अंदर आ सकता है, उस रैंडम सैंपलिंग का शिकार हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन मसला क्या है, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा एक ही तरह के सारे लोग आ गए, लॉटरी घुमाई, सारे लोगों के नाम वही आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा ऑफ हो सकता है ये मामला। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि आपने इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं, आपने फिक्स पता है आपने किस पे रिसर्च करनी। मीडिया रिपोर्ट्स में नॉर्मली यही होता है कि आप डायरेक्टली उसी बंदे का इंटरव्यू करने जाते हो जो बंदा अफेक्टी होता है या विक्टिम होता है उस पूरे सिनेरियो का। रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ नेम्स फ्रॉम सैंपल फ्रेम, यानी कि सैंपल फ्रेम में से आपने रैंडम सिलेक्शन कर लिया लॉटरी की तरह और कहानी खत्म। अब उस चीज को बेहतर बनाना है, रैंडमनेस का फैक्टर मौजूद रहेगा, प्रोबेबिलिटी का फैक्टर मौजूद रहेगा, और इस दौरान हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेंगे, यानी कि एक सिस्टम बिल्ड करेंगे। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग है विथ रैंडम सैंपलिंग है विथ सिस्टम, लाइक nth का फॉर्मूला बना दिया, एवरी फोर्थ पर्सन फ्रॉम फ्रेम, यानी कि सैंपलिंग फ्रेम में से हर फोर्थ पर्सन को, हर फिफ्थ पर्सन को, एवरी सिक्स पर्सन को आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज आपने कहा एवरी 100 पर्सन, सही, आपने 100 लोगों पे रिसर्च करनी थी, 100 डॉक्टर्स पे रिसर्च करनी थी, आपने कहा एवरी 100 डॉक्टर का नाम जिसमें लिस्ट में है उसको हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब देखो डेटा मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है, सही है, डेटा मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, आप पॉपुलेशन इन मेनी ग्रुप्स एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप क्या करोगे, पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे, डिवीजन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि टारगेट पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे, लाइक एज, जेंडर, एथनिसिटी, एज, क्लास, इन तमाम फैक्टर्स में जब आप उनको डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास बेहतर डेटा होगा। आप रैंडमली ले रहे हो लेकिन आपने डिवाइड कर दिया कि ये भाई कुछ मेल से उठा लेंगे, कुछ फीमेल से उठा लेंगे, ताकि आपके पास मुख्तलिफ सेगमेंट से डेटा आ रहा हो। अब इसी चीज में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कोटा सैंपलिंग, सही है। स्ट्रैटिफाइड कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विद फिक्स्ड कोटा। आपने कहा 20 मेल 20 फीमेल उठा लिए, 20 मेल 20 फीमेल। अब लेट्स सपोज आपने क्या कहा, 20 मेल्स एंड फीमेल फ्रॉम एज 18 to 25, इस सेगमेंट में से हम क्या उठा रहे हैं, हमने स्ट्रैटिफाइड कोटा सैंपलिंग कर दी। क्या कर दी, स्ट्रैटिफाइड कोटा सैंपलिंग, यानी कि नंबर्स को फिक्स कर दिया, ठीक है। यहां तक इस लेक्चर में रखते हैं, इसके आगे हम अगले फर्दर लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।